स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चन की श्रृंखला कुछ इस बार कुछ ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं समेटूंगा धीरे धीरे करके। खैर, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का जो प्रयोग किया है वो फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करा है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा दूंगा फाल्कन 9 रॉकेट। और इसे जो लॉन्च किया है वो फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया है। तो आपसे अगर पूछता है कहाँ से लॉन्च किया है तो फ्लोरिडा से, दैट्स इट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कई बार आप लोग स्टारलिंक प्रोजेक्ट पढ़ते रहते हो, तो आज थोड़ा सा जान लीजिएगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है स्पेस एक्स का एक टारगेट है कि 12,000 सैटेलाइट को कहाँ पर एक तारामंडल बनाना है, कहीं ना कहीं एक पूरा स्टार को लिंक करके बनाना है काम। और इसका मोटो क्या होगा, सस्ती लागत पर अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष में जो इंटरनेट सेवाएं हैं जिससे हम भी यूज करते हैं। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, आइनोस्फीयर में ही बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हैं। खैर जो भी है, तो सस्ती लागत पर अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है स्पेसएक्स का। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जो फाल्कन 9 रॉकेट क्या है। तो ये फाल्कन 9 रॉकेट है जो कि किसका है, स्पेसएक्स का। ठीक है, यही है फाल्कन 9 और इसी से ही वर्तमान में अभी हाल ही में 60 कहीं ना कहीं स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो कि इंटरनेट संबंध रखते हैं। अगर मैं स्पेसएक्स की बात करूं तो स्पेसएक्स की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब आज आपको मैं नई चीज़ बताऊंगा एलन मस्क के बारे में, हो सकता है आपको ना पता हो। खैर, तो ये पहला क्वेश्चन इतना सा था। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए और कहाँ से लॉन्च किए गए। ठीक है, और वर्तमान में कितने तारामंडल बनाने का एक कहीं ना कहीं टारगेट रखा हुआ है। एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ क्या, कि स्पेसएक्स के पास लगभग 30 से 36 हज़ार सैटेलाइट लॉन्च करने का एक तरीके से अनुबंध है। ठीक है, 30 से 36 हज़ार सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है स्पेसएक्स। लेकिन अभी तो ये 12,000 ही है स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि अदर भी श्रेणी में अलग अलग तरीके से जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ कि गहरे समुद्र में खनन करने वाला रोबोट पटौनिया सेकंड, ये अभी हाल ही में प्रशांत महासागर के एक विशेष जोन में फंस गया है। क्या नाम है जोन का वो भी बात करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले देख लीजिएगा ये है क्या, पटानिया। ठीक, अगर आपको मैं और पिक्चर में क्लियर करा पाऊँ तो ये देखिएगा, पटानिया कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये डेमो पिक्चर है। खैर फिलहाल ध्यान रखिएगा। तो ये पटानिया है जो कि गहरे समुद्र में जाकर के काम करता है। कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, तो समझिएगा आगे पॉइंट में क्या है। आगे पॉइंट ये है कि पटानिया सेकेंड रोबोट को 13,000 फीट की गहराई पर प्रशांत महासागर में निकिल और कोबाल्ट के लिए अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी निकिल और कोबाल्ट की जो भी चट्टानें वर्तमान में प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, उनका पता लगाना है 13,000 फीट की गहराई पर। इसीलिए पटानिया सेकंड को लॉन्च किया गया था और अभी क्या है, फंस गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, फटाफट डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर फंसा हुआ है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं वर्तमान में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, ये भारत हमारा, और इसी के दाएं छोर पर अगर आप देखें तो ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, और यहीं पर एक विशेष जोन है, इसका नाम है कैलेरियन क्लिप्टन। ये जोन, जो विशेष जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसी जोन के भीतर ये आपका पटानिया सेकंड नाम का जो कहीं ना कहीं आपकी जो खनन करने वाला रोबोट है ये फंस गया है। ठीक है, इसी जोन के भीतर। तो जोन जरूर ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो ये बहुत सारे अलग अलग किस तरीके से बांटा हुआ है कि कोबाल्ट रिच क्रस्ट, ये जो आपको पीली पीले रंग के दिखाई दे रही है, ये सब कोबाल्ट वाले, सबसे ना कोबाल्ट इन क्षेत्रों में फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भी है पोलिमेलेटिक नूडल्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसी में फाइन करनी है इन फ्यूचर। तो ये रोबोट जो है फंस गया है। अब एक दिमाग में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता होगा कि क्या इंडिया भी ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट काम करता है। तो बिल्कुल काम करता है। इंडिया के पास भी अपना एक, मैंने आपको लिख रखा है, हालांकि अगर चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये क्लेरियन क्लिप्टन जोन। लेकिन फिर भी अगर भविष्य में भारत के बारे में समझिएगा तो भारत ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और ये भी एक गहन सागर खनन के लिए काम करेगा। ठीक है, हालांकि इसको डिजाइन किया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। और ये काम कैसे करेगा, तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। मैंने पिक्चर थोड़ी सी ऐड करी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि ऊपर से किस तरीके से इसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रोटेक्शन सपोर्ट दिया जाएगा, और नीचे ये जो रोबोट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रोबोट दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरीके से काम करेंगे। नीचे जो भी खनन संबंधी चीज़ होंगी, चाहे वो निकिल हो, चाहे वो आपका कोबाल्ट हो, या फिर अन्य पदार्थ हो, उनको सब खनन के लिए ये अलग अलग तरीके से रोबोट और मशीनी उपकरण लगा करके काम किए जाएंगे। तो भारत का प्रोजेक्ट कौन सा है, अब तो उत्तर होगा आपका समुद्रयान प्रोजेक्ट। यानी समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत ये सारे हिस्से के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। खैर, अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया। कितने लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहला मनाया जाता है 2 मई को और दूसरा मनाया जाता है 26 सितंबर को। यानी कि 26 सितंबर को दूसरा मनाया जाता है। ये 2 मई को क्यों मनाया जाता है, तो इसको समझिएगा कि 2 मई को इसलिए मनाया जाता है कि पहली बार जब इसे मनाया गया तो पहली बार मनाया गया 1973 में। और किसने मनाया, तो ध्यान रखना कि कैलिफोर्निया के जो खगोल संघ था, यानी कि जो भी आपका उनका एस्ट्रोनॉट का डिपार्ट था एस्ट्रोनॉमी का,
उसके अध्यक्ष द्वारा 1973 में मनाया गया कैलिफोर्निया द्वारा। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2009 को, वर्ष 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में चुना गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष। अच्छा, ये क्यों चुना गया तो वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि 2009 में ही गैलीलियो की खोज की 400वीं वर्षगांठ थी। और किसकी खोज थी मैं आपको बता दूं, तो गैलीलियो ने सन 1609 में चंद्रमा पर पहली बार एक क्रेटर यानी कि पहाड़ों की खोज करी थी। तो ये माना जाता है कि चंद्रमा पर पहली खोज गैलीलियो द्वारा ही की गई थी 1609 में। और इसी को ध्यान में रख करके जब 400वीं वर्षगांठ मनाई 2009 में, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में 2009 को चुना गया। तो ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमी डे जो है वो साल में 2 बार होता है। पहला आपको याद रखना 2 मई को, और दूसरा कब आपसे पूछे तो दूसरा बताइएगा 26 सितंबर को। ये 2 बार मनाया जाता है एस्ट्रोनॉमी डे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आपका स्थित है फ्रांस में। स्थापित कब हुआ था तो 1919 में से स्थापित किया गया था। कहाँ, तो आपका उत्तर होगा फ्रांस में। तो इसको फ्रांस में स्थापित किया गया था कब, 1919 में, 1919 में। ठीक है, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि US बेस्ड कंपनी है मॉडर्ना बायोटेक, और ये उसी का ही उत्पाद है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी का प्रयोग को मंजूरी मिल गई है। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, इन 4 वैक्सीन में से अभी हाल ही में जो पहला डोज प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है स्पुतनिक का। स्पुतनिक का भी हाल ही में अगर आपसे पूछे कितना डोज आया हुआ है तो स्पुतनिक का 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख वैक्सीन अभी हाल में आई हुई स्पुतनिक वी नाम से। अब जब स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी में कहूँ तो ये है कहाँ की, तो रशिया की। और रशिया पहला ऐसा देश था जिसने कहीं ना कहीं जारी की थी वैक्सीन। ठीक है, कह सकते हैं मानव के ऊपर सबसे पहली वैक्सीन निर्माण का श्रेय जाता है रशिया को। ठीक है, और उसी का नाम था स्पुतनिक। तो आपसे भारत में अगर पूछता है कि कौन कौन सी वैक्सीन वर्तमान में चर्चा में है, तो आप बताइएगा कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और वर्तमान में स्पुतनिक। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए किसका अभी बोला है, मॉडर्ना। WHO के बारे में आप सब जानते ही हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अधोनाम है और हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, आई होप आपको पता हो। खैर आगे देखते हैं। अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्टेट का, जैसे लोग कहते हैं कि IAS बन गए वो, तो IAS बनना और इस पद पर जाना ये राज्य का सर्वोच्च पद होता है। अगर कोई IAS बनने की ख्वाहिश रखे तो सबसे पहली ख्वाहिश ये रखे कि एक अंत समय तक कम से कम वो राज्य का मुख्य सचिव बने। सबसे बड़ा पद माना जाता है। और ये पद किसके इक्विवेलेंट होता है तो मैं आपको बता दूं, यह पद बेसिकली अगर इक्विवेलेंट होता है तो भारत सरकार का जो सचिव होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपके लिए पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत सरकार का मुख्य सचिव कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं बात करूंगा त्रिपुरारी शरण की। तो त्रिपुरारी शरण बिहार कैडर के ही IAS अधिकारी हैं। 1985 में 1985 बैच के बिहार कैडर के ही IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और बाकी अभी हाल ही में इनकी जो नियुक्ति का जो कहीं ना कहीं घोषणा करी है वो करी है किसने, नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में इनको घोषणा करी है कि ये वर्तमान में कहाँ के सचिव बनेंगे, बिहार के। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले अरुण कुमार जी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह इससे पहले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका कोविड-19 से निधन हो गया अरुण कुमार सिंह का। और अभी वर्तमान में त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इनकी नियुक्ति जो चयन करता है वो स्टेट CM करता है, ध्यान रखिएगा इतनी बात को लेकर के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विश्व का सबसे बड़े जहाज रॉक का कैलिफोर्निया के मोहावे एयरबस स्पेस पोर्ट पर परीक्षण किया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जहाज जो आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा जहाज है, इसका नाम है रॉक। ठीक है, और ये रॉक नाम कहाँ से निकल करके आया मैं आपको बताऊँ। आप लोगों ने कई बार पिक्चर में सिंदबाद की कहानियाँ वगैरह पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, तो ये उसी जो सिंदबाद का एक पक्षी था, बड़ा सा बाज था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा दिया गया रॉक। ठीक, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यह रॉक का पहली बात तो सेकंड टेस्ट था, दूसरा परीक्षण था, किसके द्वारा करा गया है तो आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। खैर पहले आप सुन लीजिएगा इतनी बात हो। तो ये अभी हाल ही में सेकंड परीक्षण था। और इसका जो निर्माण किया है, ये जरूरी आप लोगों को जानना है, इसका जो निर्माण किया है वो निर्माण किया है स्ट्रेटोलॉन्च ने, कंपनी है स्ट्रेटोलॉन्च। अब एक मजे की बात सुनिएगा कि स्ट्रेटोलॉन्च भी एलन मस्क की एक कंपनी है। ध्यान रखिएगा, एलन मस्क ने इसकी स्थापना तब करी थी जब ये अमेजन में काम करते थे 2011 में। 2011 में स्ट्रेटोलॉन्च की स्थापना एलन मस्क ने करी थी। तो एलन मस्क ने कौन कौन कंपनी अगर आपसे पूछे तो स्पेसएक्स, टेस्ला,
जैसी कंपनियां किसकी हैं, आप सब बताइएगा कि एलन मस्क की हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह विमान 4,267 यानी कि 4,267 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा, यानी कि लगभग कह सकता हूं कि 4 किलोमीटर से ऊंचाई पर उड़ा। और अधिकतम जो इस प्लेन की गति है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम क्या है, हाईएस्ट स्पीड है। जो ये आप पंख देख पा रहे होंगे, इन पंखों की जो हाईएस्ट लंबाई है वो है 117 मीटर। ठीक है, 117 मीटर, जो एक अमेरिकी फुटबॉल ग्राउंड से कहीं ना कहीं बड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी समझिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज रॉक का अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के मोहावे एयरबस स्पेस पोर्ट पर परीक्षण हुआ। ठीक, पहली बात। निर्माण किसने किया, तो स्टेटोलॉन्च ने। स्टेटोलॉन्च लॉन्च स्थापित कब हुई, 2011 में। किसने स्थापित की, तो एलन मस्क ने। अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उड़ा कितना है, तो 4267 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हालांकि स्टैटिक में ज़्यादा काउंट होगा फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशन ने जारी करी। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी, तो इसके बारे में मिस मत करिएगा, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि लगभग कह रहा है कि 1.3 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में लगभग 1.3 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं, और जो कि विश्व की लगभग 25% आबादी, यानी कि दुनिया की 25% आबादी वनों पर निर्भर है। ये मैं सारा डेटा यूनियन ने क्यों जारी करा, दिमाग में आता है तो मैं आपको बताऊँ। वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो कह सकती हैं वनीकरण है या वंधन जैसी चीज़ें हैं, वो सब बहुत ही प्रभावी रूप से समाप्ति हो गई हैं, या कह सकते हैं कि धंधा चौपट हो गया। सीधी बात मैं अगर करूँ, धंधा चौपट हो गया जो वन संबंधित है कोविड-19 के चक्कर में। ठीक है, और इनके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। जो 25% आबादी है विश्व की, जाहिर सी बात है पड़ा होगा। खैर, तो कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में डेटा जरूर जारी किया गया, तो ध्यान रखिएगा। भारत 2021-22 में 2 लाख हेक्टेयर वन आवरण जोड़ा जाएगा भारत के भीतर। ध्यान दीजिएगा कि 2 लाख हेक्टेयर वन भूमि क्या करी जाएगी, जोड़ी जाएगी 1 वर्ष के भीतर, एक यानी कि 1 वित्तीय वर्ष के भीतर। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि किसने इसको जारी किया है, तो इसे जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसे जारी किया, और क्या क्या रिपोर्ट में है ज़्यादा मैंने मेंशन नहीं कर रखा, जितना काम का है उतना ही मेंशन करके रखा हुआ है। खैर, अगला क्वेश्चन है कि रूस ने पहला कोविड-19 पशु जो टीका है उसका नाम है कॉर्नीवेक को लॉन्च कर दिया है। रशिया ही वो पहला देश था जिसने क्या लॉन्च किया था, स्पुतनिक। अभी आपको ऊपर डिस्कस करा, स्पुतनिक वी। ठीक, इसके अलावा अभी रशिया ने हाल ही में पहला जो पशु टीका था कॉर्नीवेक को, उसको भी लॉन्च कर दिया है। अभी WHO ने पुष्टि करी थी कि वर्तमान में जो कोविड-19 है वो पशुओं में भी फैलता है। ठीक है, मानव द्वारा पशुओं में भी फैल रहा है। तो इसके लिए दुनिया के बहुत सारे देश थे, उन्होंने क्या किया, पशु टीके की भी मांग तेज कर दी। अब पशु टीके की मांग तेज कर दी, और आपको पता हो कि चिली जैसे देशों में बहुत सारे पक्षी मार दिए गए थे, केवल इसी शंका में कि कोविड-19 ना फैला दें। ठीक है, तो वर्तमान में कॉर्नीवेक को, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि किस देश की वैक्सीन है। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पशु कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया हुआ है, तो आपका उत्तर होगा रशिया। ठीक है, रशिया के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन आपको मे बी पॉसिबल दैट कि मैं इवनिंग में आपको एक बार एक छोटा सा वीडियो आपको और अवेलेबल करा दूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।